अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। और आज हम शुरू जो है वो भारत से ही करेंगे। और आपने देखा कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्होंने किस तरह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसको डील किया। और उसके बाद उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिज़ाइन किया, जबकि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है रेजिग्नेशन लिखना शायद किसी को आता ही नहीं है। क्या हम उससे अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? और हमारे यहाँ जो है हम कहते तो हैं लेकिन हम है नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये आप देखिए कि इंडिया में ये एक ट्रेडिशन रही है। इवन आप देखें कि लेट 50s में लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो रेलवे के मिनिस्टर थे, और एक एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का। तो उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो अब ये देखें कि ये एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनके, ये धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, उनकी एक बुनियादी शर्त ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और उसके बाद जो एक बड़ा मुतालबा था स्टूडेंट्स का वो पूरा हो गया है। अब दो और भी मुतालबे हैं उनके कि जो अ, वालिदैन जिनके बच्चों ने सफ़र किया, खुदकुशियाँ की, उनको 1-1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दी जाए, और वो लोग जिन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बाकी तो अब ये है कि वो जो उनकी प्रोटेस्ट थी, दैट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। वो तो सही है, लेकिन सर इसी तरह की जो एक्टिविटीज पब्लिक कर पाती है उसको ही मेरे ख्याल है डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। हमारे यहाँ तो फौरन ही 144 इम्पोज कर दी जाती है, जैसे इनको जरा सा भी हवा भी लग जाती है कि कोई बाहर निकल रहा है प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं बताया जाता। और अगर बलूचिस्तान या कहीं पर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो, कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर में, तो वो भी टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। तो यहाँ से पाकिस्तान को थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि कुछ सीखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सीखने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, और उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो भारतीय एजेंट हैं, वो भारत से असला लेते हैं, वो भारत हम्म। से फंड्स लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो अ, फौरी तौर पे उनको एक भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, और बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आप देखें कि इंडिया में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत का इस्तेमाल किया वो एक ये डंडों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने कोई हालांकि असला। उस पर भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, वो करना तो खैर उनको वो भी नहीं चाहिए था। हाँ जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ और और उनके यहाँ जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसमें कितना फ़र्क है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। जी। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे दोस्त हैं और उनके यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर भी आप भी उन्हें यकीनन देखा करते होंगे, मेजर गौरव आर्या। तो कई बार मैंने देखा कि जब पाकिस्तानी चैनल्स पर आया करते थे तब भी, और अपने खुद के चैनल पे भी उन्होंने कई बार ये कहा है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये एक एक मिसमैनेज्ड कंट्री है जिसको कि मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। अभी जो बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें, उसमें सिंध और पंजाब खास तौर पे जिसके लिए बहुत बातें की गई और कई बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, वो एक बारिश से बह गया सब कुछ। क्या लगता है आपको कि इन लोगों से कोई काम नहीं हो पा रहा, या ये वाकई एक मिसमैनेज्ड कंट्री है? देखिए जी, मिसमैनेजमेंट तो बेपनाह है ना यहाँ पे। आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि फ़ोटो अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल की जाएँ, तस्वीरें खिंचवाई जाएँ, हम्म। और मीडिया पे आया जाए, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाई जाएँ,
और यही आपकी कारकर्दगी है। लेकिन इसके बरक्स जो ऑन ग्राउंड काम करने की ज़रूरत है और जो कुछ इनको करना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रहा। और इसकी आप एक हुँ, मिसाल जो है वो ये रीसेंट जो फ्लड्स हैं, ये आप देख लें इस वक़्त कि अभी आइंदा 24 घंटों में चनाब और रावी दोनों हुँ, दरिया जो हैं वो मीडियम फ्लड से हाई फ्लड पे चले जाएँगे। यानी जो नॉर्मल वहाँ पे पानी का फ्लो होता है वो 22,000 क्यूसेक फुट होता है। अ अ, इस वक़्त जो है वो अभी जो हो जाएगा 87,000 क्यूसेक। हुँ, इसका मतलब ये है कि 65,000 एडिशनल आ जाएगा। और ये कहाँ से आएगा? ये बारिश के पानी से और ये जो ड्रेन से पानी आ रहा है दरियाओं में, इससे। तो इसका मतलब ये है कि आपने इंतज़ाम नहीं किया इस चीज़ का कि आप जो एडिशनल पानी है इसको मैनेज कर सकें। और इसकी बहुत सी वजूहात हैं इसकी। मिसाल के तौर पे आपने अ, जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं आपके वो इनएडिक्वेट हुँ, हैं। आपने जो ड्रेन्स हैं वहाँ पे जो नेचुरल वाटरवेज़ हैं वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पानी को तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा ना आगे जाने का, तो वो फिर फैल जाएगा, वो आबादियों को मुतासिर करेगा और ये हुँ। हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपने प्रॉपर रिलीफ एफर्ट्स को आपने मैनेज नहीं किया, आपने कोऑर्डिनेशन नहीं की। फिर कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए ना मुख्तलिफ इदारों के हुँ, दरमियान। जैसे पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डबल वन डबल टू है, अ, और वासा है। तो इदारों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है, अर्बन प्लानिंग नहीं है कि उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए ड्रेनेज सिस्टम्स को। इवन आप देखें कि लाहौर में जो डीएचए का एरिया है, जो बड़ा पॉश एरिया समझा जाता है, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे इस वक़्त पानी खड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर, डीएचए में। तो बाकी तो फिर आप रहने दें ना, जो दूसरे शहर के जो इलाके हैं, उधर भाटी। पूरा पंजाब भरा हुआ है सर, गुजरांवालों कहाँ-कहाँ से लोग वीडियो लगा रहे हैं जी, और जी, ये धुआँ है पूरा। ज़्यादा तबाही जो है वो लाहौर और गुजरांवाला डिविजन्स में हो रही है। हाँ, ये पसरूर है, शेखुपुरा है, और ये सियालकोट के जो नवाही इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जी। और बातें तो ऐसे की जा रही थी कि एक बार फिर कह देंगे कि जी ये भारत की वजह से हुआ है जी, क्योंकि भारत ने पानी इधर रवाना कर दिया, तो यहाँ पे ना डैम बनाएंगे ना कोई और किस्म का काम होगा, तो पानी तो इधर आना ही है जब बारिश होगी भारत साइड से भी। डेफ़िनेटली ऐसे ही। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जब बारिशें रुकेंगी उसके बाद फिर कोई चूरन खिला दिया जाएगा, वो लाहौरी चूरन जो अगेन मेजर गौरव अक्सर कहते हैं लाहौरी चूरन, तो वो फिर खिला दिया जाएगा पब्लिक को और पब्लिक आराम से बैठ जाएगी। पब्लिक तो हमारे यहाँ जनरली आराम से बैठ जाती है। अ, अब इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। लोग हम्म, नहीं आते सड़कों के ऊपर, घबराते हैं। एक तो हम्म, ऑपरेशन है, लीडरशिप नहीं है, और मीडिया पे पाबंदियाँ हैं। अब सोशल बहुत मीडिया ज्यादा। पे भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। हम्म, तो सिविल सोसाइटी नहीं है एज सच, वो हाँ, खत्म हो गई है। तो पहले फिर हुआ करती थी सर, कहीं ना कहीं निकल आती थी सिविल सोसाइटी, लेकिन इन्होंने तो लोगों का जीना दोभर कर दिया है। हर दूसरे दिन तो ये फ्यूल प्राइस बढ़ाते हैं और उसके बाद हर 2 दिन के बाद अनाउंस करना शुरू कर दिया फ्यूल प्राइस ये है और अब फ्यूल प्राइस वो है। और उसी के साथ साथ दोनों तरफ के बॉर्डर, भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद है, तो महंगाई का जो तूफान इस वक्त पाकिस्तानी पब्लिक झेल रही है, वो कहाँ तक झेल पाएगी। देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि 21 जुलाई को इन्होंने पेट्रोल की जो कीमत है वो 35 पैसे कम की, और अगले ही दिन 4 रुपए 93 पैसे बढ़ा दी।
हम्म। यानी डेली बेसिस के ऊपर फ्यूल प्राइसेस तब्दील की जा रही हैं और हैवी टैक्सेशन है फ्यूल के ऊपर इस मुल्क में। और अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हर जो कमोडिटी है जो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कोई भी चीज़ घरेलू इस्तेमाल की जो ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है, खाने पीने की अशिया हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी उनकी। तो ये हो रहा है इस तरह से, और इससे आम आदमी बड़ा परेशान है फ्यूल प्राइसेस में तब्दीलियों से, क्योंकि आपकी सारी बजटिंग ख़राब होगी। आपको पता ही नहीं है कि आज आप जब फ्यूल लेने जाएंगे तो वो कितने में आपको मिलेगा। इसी तरह बिल्कुल। जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हम अपनी कोई प्रॉपर हमारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो नहीं हो रही, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ गई है कि हमसे मैनेज नहीं हो रही है। लेकिन सर जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं उसकी प्राइस अगर पेट्रोल के साथ बढ़ जाती है तो वो बाद में अगर ये 35 पैसा कम कर देते हैं तो वो कम तो नहीं होती, वो तो लगातार कई दिन से सिर्फ और सिर्फ बढ़ती चली जा रही है। देखिए, इसमें मुनाफाखोरी हो रही है बहुत ज़्यादा, हुकूमत भी कर रही है हम्म। और ये जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं ये भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पैसा हर कोई बना रहा है। ये जो है ये अवाम को लूटा जा रहा है सीधा-सीधा इसमें। तो ये तो हो रहा है अपनी जगह पे, लेकिन वही बात कि कोई प्रॉपर आर्टिकुलेशन नहीं हो रही इस चीज़ की, ये जो अवाम की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और मैस स्केल पे हो रही है, हम्म। हर लेवल पे। यानी आपने आज पेट्रोल जो है वो लेट्स से डलवाया है, लेट्स से 250 रुपये का है, तो कल को उतना ही पेट्रोल जो है हो सकता है वो आपको 400 रुपये में मिले। ऐसे ही है। आप क्या करेंगे इसमें? और यानी इनकी कोई गवर्नमेंट की कोई पता नहीं एडवाइजर थी या क्या थी, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, वो कह रही थी कि हम तो 1,000 पे भी ले जा सकते हैं पेट्रोल प्राइस, ये क्या कर लेंगे। हाँ, वो मरियम औरंगजेब ने कहा था हम्म। जी। यानी तो एक ये तो हाल है इनका। हाँ जी, मतलब 1,000 अगर कर कर लेते तो आप क्या कर लेते? अगर हाँ। 1,000 रुपया फी लीटर बढ़ा देते हम्म। तो आप क्या कर लेते? लेकिन क्या? लाहौर तो इन्होंने बड़ा सर सजा बना के रखा था, हम जब जाते थे लाहौर अगर कभी तो बड़ी लाइट्स वाइट्स लगी हैं, और बड़ा इन्होंने एक ये इम्प्रेशन दिया था कि जी लाहौर तो बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री बन गया, हमने तो बड़ा वहां पे डेवलपमेंट का काम कर दिया है। तो लाहौर तो एक बारिश नहीं सह पाया, सारा का सारा बह गया। जी, जी, ऐसे ही है ना। ये एक्चुअली मैंने बताया ना कि ये इस वक्त सारी जो हुकूमत है फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, ये टिकटॉक पे लगी हुई है। हम्म। ये वीडियोस बना बना के तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जहाँ पे ज़रूरत है काम करने की, जहाँ पे के इन लोगों को फोकस करना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल। वहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। वहाँ तो आप लाहौर की जो मेन शाहराहें हैं वो तो बड़ी इन्होंने सजा दी हैं, लेकिन आप जाएं उधर जाके देखें कि वो उधर शादबाग में क्या हालात हैं, चांदीरा में क्या हैं और भगवानपुरा में यानी क्या सूरत हाल है, तो आपको पता चल जाएगा कि सारा फोकस उन जगहों पे है जो मेन रोड्स हैं, उनको सजा दिया है, दरख्त लगा दिए हैं, लाइटें लगा दी हैं, सड़कें बना दी हैं, तो बाकी तो बुरा हाल है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने देखी, बल्कि कल मैंने शायद अपने शो में दिखाई भी है, एक शो में अपने, कि वो टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा है, जियो जैसे न्यूज चैनल पे, कि जी पानी तो सारा गायब हो गया रोड पे से लाहौर में और सब सफाई हो गई है, और इस तरह की वो खबर दे रहे थे कि पानी जो है वो हटा दिया गया है या हट गया है या सफाई हो गई है। और उसी के साथ जो साहब वो टीवी चैनल दिखा रहे थे अपने मोबाइल से,
वो अपने टेरेस पे गए और उन्होंने नीचे का सारा एरिया दिखाया तो पानी ही पानी भरा हुआ था, और यहाँ तक कि टीवी चैनल तक अब गलत खबरें दे रहे और इतनी बुरी तरीके से पकड़े गए। ऐसी है, ऐसी बिल्कुल ऐसी। आप तो अब ये मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, मीडिया को तो कर रहे हैं वो कंट्रोल। मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त कंट्रोल्ड है। यानी वो लोग जो कई सालों से प्रोग्राम्स कर रहे थे, उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। अभी हम्म, रिसेंट जो किया गया है मुरीज़ जहांगीर के साथ, आसमा हम्म, जहांगीर की जो बेटी थी, हम्म, उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। इससे पहले मतीउल्लाह जान को कर दिया गया, उससे पहले वो काशिफ अब्बासी को किया गया, हम्म, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको आने नहीं दिया जाता मेन स्ट्रीम मीडिया। बिल्कुल, जैसे मतलब कि मैं। आप हैं हाँ, आप हैं जैसे, आपको तो मुझे कोई तो आना ही नहीं देते, मुझे तो वो एज अ एंकर तो छोड़े, एज अ गेस्ट भी नहीं आने देते, और चैनल वाले भी कहते हैं भाई तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम नहीं आ सकती। तो लेकिन बातें छुप तो नहीं रही हैं सर, सोशल मीडिया को ना ये कंट्रोल कर सकते हैं, बेशक जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, आज के ज़माने में तो नहीं हो सकता। भारत में जिस तरीके से नई जनरेशन निकली है, या नई जनरेशन ने जिस तरह से बिल्कुल हर चीज़ अपने हिसाब से करवा ली है, पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी जो जेनजी है वो कुछ ना कुछ चेंज लाएगी। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये बहुत वेल अवेयर है, इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, ये समझते हैं चीज़ों को। आप बेशक इनको पिंडी इस्लामाबाद में बुला के एक वर्कशॉप करवाएं, अच्छे-अच्छे खाने खिलाएं, सैर सपाटे करवाएं, लेकिन ये समझते हैं इन तमाम चीज़ों को कि भई आप ये सब किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? इनको हर बात का पता है इनको। बिल्कुल। और सर जो तो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान का, ये बिल्कुल, कौन अदा करेगा? अभी भी 28.1 चाइना वापस मांग रहा है, और इस तरह से तो क्या ये लोग भी भाग जाएंगे हमेशा की तरह? देखें, ये अब कहाँ भागेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि अब तो मेरा ख़्याल है कोई भागने का रास्ता भी नहीं है ना। भागने का रास्ता तो उस वक़्त होता है जब एक प्रॉपर कोई एक चले डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, कोई हम्म, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आप आते हैं, नई गवर्नमेंट आ जाती है, पुरानी चली जाती है। अब तो ये लग रहा है कि इवन इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। हम्म, यानी इस वक़्त जिन लोगों की हुकूमत है वो किस हद तक आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं या आवाम की एस्पिरेशंस के नुमाइंदे हैं, उनको वो अमली जामा पहनाने की अहलियत रखते हैं, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो अब ये कहाँ भागेंगे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये लोग जो हैं। और हम तो बिल्कुल एक कह लें कि एक अंधेरे गार में इस वक़्त एंटर हो चुके हैं। इकोनॉमिकली आप देखें, पॉलिटिकली देखें, हम्म, इंस्टीट्यूशनली आप देखें, हमारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, हमारा मीडिया हो चुका है, हमारी सिविल सोसाइटी ख़त्म हो चुकी। तो ऐसे में आगे क्या फ्यूचर है? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि आगे कोई फ्यूचर है हमारा। जी। बिल्कुल सर, ना तो फ्यूचर नजर आ रहा है, और ना ही वो काफी लोगों का कहना है कि ना ही पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि बस सिर्फ चेहरे ही हैं जो रखे गए हैं सामने। असल में तो एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही चलाती है पाकिस्तान को, लेकिन भारत ने जरूर अपने आप को ये प्रूव कर दिया है, और एक बार फिर जो उनकी नई जनरेशन बाहर निकली उसने भी प्रूव कर दिया कि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे या जैसा भी, लेकिन 36 डेज उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और उनको जो है वो बहुत लास्ट में जाकर जो है वो युवक के हटाने की कोशिश की गई, या जब वो किसी और एरिया में जाने लगे तब रोकने की गई। लेकिन पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा क्या? मुझे फ़िलहाल तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसको इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा। हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। हमारी जेन्युइन लीडरशिप इस वक़्त अ, बाहर नहीं है। यानी
असेंबलीज में नहीं है, सीधी बात में। पॉपुलर जो है वो बिल्कुल पॉपुलर लीडरशिप जो है वो हम्म, तो सारी इस वक्त मंजर से गायब है। वो सही है या गलत है या उसकी क्या अहलियत है, क्या काबिलियत है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि वो लोग जो पॉपुलर हैं, वो लोग जिनको वोट मिले थे, वो लोग इस वक्त असेंबलियों में नहीं हैं। असेंबलियों में वो लोग हैं जो कि इस मुल्क के अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जहाँ पे ये हालात हों, और फिर हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपके ये सिविल के इदारे हों, हर जगह। तो इन हालात में ये कहना जी कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हो सकेगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि कायम हो सकेगा जब तक कि कोई बहुत रेडिकल चेंज नहीं आता इस पूरे सिस्टम में। और दूसरा ये कि देखें, इंडिया में इस वक्त 80 साल की ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी की, 80 साल से प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल साल तो हमारे यहाँ तो चला ही नहीं ना। आप ये देखें कि 1947 से 1955 तक, 47 से 55 तक 55 तक 22 जो प्रोविंशियल कैबिनेट्स थी उनको डिसमिस किया गया। 22। तो जहां पे शुरू के 7-8 सालों में ये सब कुछ किया गया हो, वहां पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस कैसे बन सकती हैं? ये कोई आज की बात नहीं, अब तो खैर इंतहा हो गई है ना। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी का कत्लेआम था, ये तो शुरू हो गया हुआ था पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। आपने जो NWFP की हुकूमत थी उसको फारिग कर दिया, आपने सिंध से आपने वो जो CM थे अयूब खोड़ो, उनको आपने फारिग कर दिया, आपने बलूचिस्तान में आपने मिलिट्री एक्शन किया, मारंग बलोच को आपने अंदर कर दिया। हाँ वो तो खैर। ईमान मजारी को 17 साल की पता नहीं करना क्या चाह रहे हैं। अब देखें ना, ये सारा कुछ तो हो रहा है ना यहाँ पे। तो इन हालात में ये कहना जी यहाँ पे डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी होगी, नियर फ्यूचर में तो नहीं होगी। नियर फ्यूचर में तो कोई इम्कान नहीं है कि कोई तब्दीली आ सके। फिलहाल तो ये हालात। जी बिल्कुल। बहरहाल सर, हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और पाकिस्तान में भी हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।